हेलो गाइस, वेलकम टू IITM स्टार। हमारी जो पाइथन रिवीजन की सीरीज चल रही थी, मतलब कि ओपन एग्जाम जो आया था, हमने उसके लिए पाइथन रिवीजन की सीरीज निकाली थी। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथन का वीक 2 करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो व्हाट विल यू लर्न इन वीक 2 में हमें क्या क्या पढ़ना था? डायनेमिक टाइपिंग पढ़नी थी, मल्टीपल असाइनमेंट था, डिलीटिंग अ वेरिएबल था, शॉर्ट एंड ऑपरेटर था, एस्केप फैक्टर्स थे, टाइप्स ऑफ कोड्स थे, स्ट्रिंग मेथड्स थे कुछ, और कुछ स्टेटमेंट्स थी, मतलब कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि इफ, एल्स और एलिफ, ये सब हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट के ऊपर कि उनको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीक 2 में सबसे पहले हमें क्या बताया गया था? सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया था डायनेमिक टाइपिंग से। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? तो बहुत सिंपल चीज़ है, पहले यहाँ जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है इन पाइथन डायनेमिक टाइपिंग मीन्स दैट अ वेरिएबल टाइप इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, नॉट इन एडवांस। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स टाइप बिफोर यूजिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला कि ऐसा है कि पाइथन में ना, मान लो कोई वेरिएबल है, उसका टाइप पहले से ही डिटरमाइन नहीं होता। यानी कि जैसे कि ऐसे आपने लिखा वाई, तो इसका टाइप पहले से नहीं बता सकता पाइथन कि ये क्या है, स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, क्या है। वो एडवांस में नहीं बताता। वो क्या बताता है? रन टाइम में बताता है। यानी कि जब वो कोड आप चला दोगे ना, उसके बाद वो बताएगा कि इसकी, मतलब ये किसका टाइप क्या है। बस इसी चीज़ को डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। मैं यार आगे ही चला गया। डायनेमिक डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो कि चेंज होती है चीज़ें। और टाइपिंग, ये वो वाला टाइप नहीं है, कीबोर्ड वाला टाइपिंग नहीं है, ये टाइप वाला, ये टाइप की सेकंड फॉर्म वाला है, समझे? टाइप, जो टाइप होता है उसका। ठीक है। तो एंड अ वेरिएबल कैन बी डिफाइंड टू वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्या बोला इसने? इसने बोला कि मान लो, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल समझोगे आप। इसने बोला कि शुरू में आपके पास कोई एग्जांपल था, जैसे कि x इज इक्वल टू 10, ये कोई वेरिएबल आपने सेट किया। तब ये क्या था? पाइथन इसको क्या समझेगा? इंटीजर। लेकिन मान लो आपने सेम वेरिएबल पे कुछ नया, मतलब कि नेक्स्ट लाइन की कोड में कुछ नया लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो स्ट्रिंग के अंदर। तो ये क्या बन गया? अब स्ट्रिंग बन गया, तो पाइथन अब एक्स को स्ट्रिंग मानने लग जाएगा। तो इसने वही यही बोला इसने कि यहाँ पे जो ये होता है, वेरिएबल्स का टाइप होता है, वो डिटरमाइन नहीं होता है एडवांस में, वो आप कोड रन करने के बाद ही पता चलता है। इसी को डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। आप पहली लाइन में उसका कुछ और टाइप लिख सकते हो, दूसरी लाइन में उसको टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही देखो थर्ड लाइन में क्या हो गया, 3.14, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये फ्लोट बन गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार करके। जैसे कि मान लो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 10 लिखा। ठीक है। और मैंने फिर नीचे लिख दिया क्या, कि टाइप ऑफ x। और ये मान लो मैंने कोड रन करवा दिया। ठीक है। तो देखो क्या लिखेगा वो, लेकिन वो कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, उसने क्या लिखा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लिख दिया। अब मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया कि x इज इक्वल्स टू कुछ और, मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया कोई। ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? लिख देता हूँ मंडे। ठीक है। अब मैं फिर से पाइथन से पूछूंगा कि एक्स का टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक्स। तो क्या बोलेगा वो बोलेगा स्ट्रिंग। ठीक है। तो देखो पहले उसका टाइप क्या था? इंट था, इंटीजर था। अब क्या होगा? इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया, समझे? तो इसीलिए, मतलब कि हम उसका टाइप अपने आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसी चीज़ को डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बड़ा आसान सा था वैसे भी। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या? असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब कि कोई वैल्यू उसको असाइन कर देना है ना। तो मल्टीपल असाइनमेंट मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यू हम एक टाइम पे असाइन कर दे। तो यहाँ लिखा है देखो, मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन मीन्स असाइनिंग वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल है कि उसने बोला कि मल्टीपल वेरिएबल, जैसे कि ए और बी, दो वेरिएबल है हमारे पास, है ना। और 10, 20, ये क्या है? इसको असाइन करे गए हैं। तो देख रहे हो, एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी। इसी पूरी चीज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन अलाउज अनपॉकिंग फ्रॉम वैल्यूज टाइप। चलो ये सब बात अभी दिखाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि ए को असाइन कर दिया 10, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 असाइन हो जाएगी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 असाइन हो जाएगी। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मान लो, जैसे कि
मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी, ठीक है। दो वेरिएबल्स है, मेरे को पता है ना, लेफ्ट साइड वेरिएबल लिखता हूँ। अगर मैंने इसकी वैल्यू असाइन करी, ए को मैंने असाइन कर दिया 20, है ना, और कॉमा बी को असाइन कर दिया 40, तो पाइथन अपने आप उसको ऑटोमेटिकली वो जान जाएगा कि यार ए के, मतलब कि ए के सामने लिखा है 20 और बी के सामने लिखा है 40, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि प्रिंट ए, अगर मैं सिर्फ ए प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए क्या प्रिंट होता है। तो सिर्फ देखो 20 प्रिंट हुआ है ना। मैं इसके नीचे लिख दूँ प्रिंट ए, ओके, तो प्रिंट बी, तो प्रिंट बी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट की। एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ये तो हम पहले कैसे लिखते थे, पहले तो हम, जब हमें पता नहीं था तो हम कैसे लिखते थे इसको, हम ऐसे लिखते थे, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते, ए इज इक्वल्स टू 20, ऐसे नीचे लिखते थे, और फिर नीचे से b इज इक्वल्स टू 40 ऐसे लिखते थे। पर वही है कि उससे कोड बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। लेकिन अब इससे क्या होगा, हम इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं। देखो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट को भी मैं मल्टीपल असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए कॉमा b इज इक्वल्स टू 10 कॉमा ठीक है। और नीचे मैं लिख दूंगा प्रिंट ए कॉमा बी, साथ में अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ, नीचे वाले दो स्टेटमेंट को हटा दूँ, देखो 2 लाइन्स में हो गया सारा काम। सॉरी, ये स्पेस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, 2 लाइन्स में हो गया। तो देखो 10 एंड 20 असाइन कर दी ना उसने बता दिया कि एक की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20। तो मतलब कि कोड शॉर्ट करने के काम आता है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम क्या क्या कर सकते हैं कि असाइनिंग सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, मैं उनकी सेम वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इससे क्या पाइथन बोले, पाइथन इससे क्या समझेगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ मान लो कोई कोड, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जब शायद समझ आएगा। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन वेरिएबल्स मैंने लिखे। अब मैं, नहीं ऐसे नहीं, अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि जो मेरा पहला वेरिएबल है एक्स, वो किसके बराबर है, वाई के, और फिर वाई किसके बराबर है, जेड के, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। और मैं इनको एक वैल्यू असाइन कर दूँ जैसे कि 41, ठीक है। और मैं नीचे अगर करूँ प्रिंट एक्स, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, 41, सीधी सी बात है 41 प्रिंट करेगा। अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट वाई, ठीक है, और फिर मैं नीचे प्रिंट कर दूँ प्रिंट जेड, तो ये तीनों की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 41 41 41। इसका मतलब ये अगर हम तीनों को आपस में असाइन कर दें और फिर उसको हम किसी नंबर के असाइन कर दें, यानी कि तीन वेरिएबल्स को हम एक साथ असाइन कर दें और फिर उसको किसी कांस्टेंट के असाइन कर दें, यानी किसी लिटल के असाइन कर दें, तो वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू वही लिटल बन जाती है अपने आप ही। सीधी सी बात है, तो मैथ्स में भी हम जानते हैं, मैथ्स करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। अगला क्या है, स्वैपिंग वेरिएबल्स, यानी कि हम वेरिएबल्स को स्वैप भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ए कॉमा बी है और मैं अगर बी कॉमा ए लिख दूंगा, तो जो ए है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, यानी कि जो ए है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और जो बी है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखो ये भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि ए, है ना, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी, नहीं चलो ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूँ ए कॉमा बी की वैल्यू है 20 कॉमा 40, 10 लिख दो, चलो चलो, ठीक है। अगर ए कॉमा बी की वैल्यू ये है, मैं अगर बोलता हूँ इसको कि प्रिंट ए कॉमा बी, ठीक है, देखो क्या प्रिंट करेगा ये, ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा है ये, 10 कॉमा 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक। अब अगर मैं आगे लिखता हूँ ऐसे करके कि ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, यानी कि मैंने ए की जगह पे बी असाइन कर दिया और बी की जगह पे ए असाइन कर दिया। और अब मैं प्रिंट करूँ, या मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, सेम चीज़ प्रिंट करूँगा जो ऊपर प्रिंट करी थी, ए कॉमा बी, ठीक है। तो देखो 10 कॉमा 20 प्रिंट हुआ। इस बार क्या हुआ, उल्टा हो गया, पहले क्या 20 कॉमा 10 प्रिंट हो रहा था। अब इसने क्या समझा, इसने बोला कि इसने शुरू में देखा कि ए की वैल्यू 20 है, ठीक है, फिर इसने बोला कि बी की वैल्यू 10 है, ठीक है, फिर लेकिन मैंने नीचे इसको क्या बोल दिया, मैंने कहा कि ए की वैल्यू जो थी उसको बी बना दो, यानी कि ए की वैल्यू 10 कर दो जो बी की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू ए कर दो, तो इसने हमें उल्टा प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो इससे हम स्वैप भी कर सकते हैं वेरिएबल आसानी से इसका यूज़ करके, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, हाँ ये तो हमारा मल्टीपल असाइनमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि किसी वेरिएबल को हम डिलीट कैसे करें। अभी तक हमने वेरिएबल लिखना सीख लिया है कि हम कैसे लिखते हैं वेरिएबल्स, उसके रूल्स भी देख लेते हैं हमने कि क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी वेरिएबल को मुझे डिलीट करना है पूरा पाइथन के उससे, तो मैं कैसे डिलीट करूंगा? मतलब कि पाइथन की मेमोरी से, ये नहीं कि अच्छा आप ऐसे ऐसे मत बोल देना कि ऐसे ऐसे करके डिलीट कर दिया कि ऐसे करके ये हो गया वेरिएबल डिलीट ऐसे करके। नहीं, ऐसे नहीं करना, मतलब कि अगर हमें कोड लिख के डिलीट करना है तो उसकी मेमोरी लोकेशन जो होती है वहां से अगर डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, डेल स्टेटमेंट। डेल DEL यानी कि डिलीट, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल लिखा एक्स इक्वल टू 10 और अगर हम लिखो डेल एक्स तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा डिलीट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया और फिर मैं बोलूँगा प्रिंट नेम, प्रिंट नेम बोलूँगा, ठीक है। अभी क्या कर दिया, तो ये चीज़ में क्या हुआ था भाई, अपने आप ऐसे क्यों को एरर आ गया था, कुछ तो गलती भी नहीं थी इसमें। मैं वही सोच रहा था, वो कुछ पता नहीं क्या हो गया था इसको, नया पैरेलल आ गया तो कुछ भी, सब तो सेम सही लिखा था, ठीक है। छोड़ो वो छोड़ो। यहाँ क्या लिखा है, नेम इज इक्वल सिद्धार्थ प्रिंट नेम, तो इसने क्या कर दिया, नेम को हमारे प्रिंट कर दिया, ठीक है। कहा था मैंने ये लिख दिया था, है ना। उसके बाद अब क्या मैंने बोला कि इसको अगर हमें डिलीट करना है तो डेल, डेल फंक्शन यूज करेंगे, डेल नेम वाला वेरिएबल डिलीट करना है तो डेल नेम, ठीक है। इसको मैं रन कर दूंगा कोड को, तो देखो क्या हो गया, कुछ प्रिंट कर रहा है ये? कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। और क्या बोल रहा है ये, मुझे बोल रहा है नेम, नेम इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैंने पहले नेम को डिफाइन कर दिया है, नेम इज इक्वल सिद्धार्थ प्रिंट नेम, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैंने बाद में डिलीट कर दिया नेम को, अब नेम है ही नहीं पाइथन की लोकेशन में, तो इसलिए मुझे बोल रहा है क्या कि नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऐसे एरर देगा आप अगर डिलीट कर दोगे तो, जैसे द एक्स विल बी डिलीट, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका हम यूज़ करते हैं। Shorthand operators in Python, sorry, shorthand operator in Python, also called assignment operators, तो इनको assignment operators बोलते हैं, allows you to update a variable in compact form instead of writing the full expression. Why we use shorthand operators? Simple to make our life easier, ठीक है। अब चलो ये समझ नहीं आएगा आपको, दिखाता हूँ मैं, फिर समझ आएगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि हम जब कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ते थे, ठीक है, जब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ते थे तो मैं ऐसे लिखता था कि काउंट, है ना, की वैल्यू मान लो मैंने कुछ सेट कर दी 0, ठीक है। अब मेरे को इसमें +1 करना है तो मैं ऐसे करता था कि काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1, है ना, +1। अब मैं इसको रन करूंगा अगर, सॉरी, ये नेम कहाँ से आ रही, क्या हो रहा है मेरे इसको, नेम तो मैंने कभी लिख कर दिया, मेरे पागल हो गए बाइलर, ठीक है। ये मैंने लिखा, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट काउंट, तो क्या प्रिंट करेगा, आपको पता है कि वो 1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि 0 में वो उसने क्या किया, 1 को प्लस कर दिया है ना, तो वो प्रिंट कर दिया इसने। अब मैं अगर फिर से मुझे एक और इसमें प्लस करना होता था कंप्यूटर थिंकिंग में, तो मैं क्या करता था कि ऐसा सेम टू सेम नीचे लिख देता था, है ना, फिर वापस सेम टू सेम नीचे लिख देता था, फिर वापस सेम टू सेम नीचे लिख देता था, फिर वापस सेम टू सेम नीचे लिख देता था। तो कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। अब मैं अगर वापस राउंड कर दूँ तो 5 हो गया, क्योंकि इसमें 1 में 1 प्लस होता गया 5 बार, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कोड कितना बड़ा सा हो रहा है ना, इसको लिखना कितना मुश्किल होगा कि बार बार मैं वही जाऊंगा, बार बार लिखूंगा काउंट इज काउंट +1, काउंट इज काउंट +1, काउंट इज काउंट +1, तो ये मतलब फालतू का टाइम वेस्ट है मेरे लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना। इसलिए हमारे, इसलिए क्या इंट्रोड्यूस होता है, हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ होता है। ये जो फुल स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, फुल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसको क्या बना देता है, शॉर्ट बना देता है, ठीक है। और हमारा टाइम भी बचाता है। तो देखते हैं कुछ अलग अलग है हमारे पास, जैसे कि ये देखो, देखो यहाँ मैंने एक लिस्ट बना दी है, जैसे कि सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ऐड कर दो और असाइन कर दो, यही वाला, यही काम है इसका, कि पहले काउंट में उसने ऐड कर दिया 1, उसके बाद फिर उसको काउंट के ही असाइन कर दिया, ठीक है। यही वाला ऑपरेटर है। जैसे कि अगर एक्स इज इक्वल, अगर ये लिखा ना था मेरे को एक्स इज इक्वल टू x+5, यानी कि काउंट इज इक्वल टू काउंट +5, तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, काउंट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन वाला भी सेम वैसे ही काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला भी सेम काम करेगा, डिवीजन वाला भी सेम काम करेगा, मॉडुलस वाला भी सेम काम करेगा,
रो डिवीजन वाला भी सेम काम करेगा और एक्सपोनेंट वाला भी सेम काम करेगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके 3-4 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। जैसे कि अगर मैं इनको हटा दूँ सबको, ठीक है, और मैं सिर्फ लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या 1 ही प्लस किया ना। अब सेम चीज़ में 4-5 कर देता हूँ। ओ, गलत जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, कितनी बार हो गया पता नहीं। चलो, अब देखो कितना छोटा लग रहा है आपको देखने में, और मैं अगर मैं खुद लिखता ही तो चलो मैंने पेस्ट कर लिया, मैं खुद लिखता तो भी मेरा टाइम बचता। ठीक है, चलो। अब ये हो गया प्रिंट इज इक्वल टू काउंट। कितने हो गए? 6 हो गए। अब मान लो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ हर जगह। क्या हो रहा है ये? ठीक है, इन सब की जगह मैं माइनस रिप्लेस कर दूँ। टाइम फालतू में। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा ये? जीरो। जीरो जीरो, ये कोई कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, ये उसमें असाइन कर रहा है ना, 0 में से 1 गया तो नेगेटिव वैल्यू। हाँ, अब करा कोई कुछ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है मेरे कंपाइलर में, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मुझे रिफ्रेश कर लेना चाहिए शायद। तो देखो -6 हो गया है ना। जीरो, काउंट जीरो था, उसमें उसने -1 किया तो -1 आ गई वैल्यू, फिर उसने और -1 किया तो -2 आ गई, फिर -1 किया तो -3 आ गई, फिर -4 किया तो -4 आ गई। ठीक है, ऐसे करते करते क्या आ गई? -6 वैल्यू आ गई। तो देखो, मतलब कि ऑटो, मतलब कि सारे काम हो रहे हैं एक जैसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन कर दूँ, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर। ठीक है, मैं इन लोगों पर डिलीट कर दूँ फालतू में, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं जीरो नहीं लिखूंगा ऊपर, नहीं तो फायदा ही क्या मल्टीप्लिकेशन का। अगर मुझे 2 का चाहिए, 2 का तो हो जाएगा। देखो, देख रहे हो? मेरा कंपाइलर कुछ पागल हो गया है। नहीं, कंपाइलर सही है, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने क्या लिखा? काउंट इज इक्वल टू काउंट 1 है ना। अगर मैं काउंट 2 लिख दूँ यहाँ पे, हर जगह 2 लिख दूँ, क्योंकि तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा आंसर, 2 ही आ जाएगा आंसर। इसमें कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि 2। ठीक है, अब देखो, अभी क्या आ गया? 64 आ गया, यानी कि ये स्क्वायर बन गया। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 है ना, ऐसे करके पूरा सब आपस में मल्टीप्लाई हो गया। चलो, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। अगर डिवाइड वाला भी यार सेम हो जाएगा, मैं बार बार इतना सा करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार इसको डाल डाल के देखना खुद ही, ये चेंज करते रहना, वो सेम ऑपरेशन बार बार रिपीट करता रहेगा। इसलिए हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलो, अब हम देखते हैं कुछ और ऑपरेटर है हमारे पास, जैसे कि एक है हमारा इन ऑपरेटर। इनका काम क्या है? इनका काम है कुछ भी चीज़ चेक करना। यानी कि जैसे कि आप जाते हो, चेकिंग वुकिंग होती है ना कहीं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे, कि ऐसा होता है कि आपके बैग में, जैसे मेट्रो में जाते हैं, कि आपके बैग में कोई शीशे की बॉटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई शीशे की बॉटल नहीं होनी चाहिए, नॉट अलाउड। तो क्या करते हैं? वो बैग में जाते हैं, आपके बैग में चेक करते हैं बैग के अंदर कि कोई शीशे की बोतल है कि नहीं है। नहीं होती तो आपको जाने दे देते हैं, और अगर होती है तो वो आपको रोक लेते हैं ना। तो वैसे ही इन ऑपरेटर का भी यही काम है कि कोई भी चीज़ के अंदर अगर मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है तो मैं क्या ऑपरेटर लगाऊंगा? इन लगाऊंगा। ठीक है, इन पाइथन इन ऑपरेटर इज a membership operator used to check whether a value exists, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी सीक्वेंस या फिर किसी कलेक्शन में, कुछ भी चीज़ में। देखो, ट्रू आएगा, अच्छा इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आती है। ट्रू आएगा अगर वैल्यू मिल जाएगी तो, फॉल्स आएगा अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट्स का एग्जांपल है। फ्रूट्स की हमारे पास वो थी, बकेट थी, उसमें लिखा है एप्पल है, बनाना है और मैंगो है, 3 चीज़ था। मैंने यहाँ पे बोला कि प्रिंट बनाना इन फ्रूट्स, यानी कि बनाना इन फ्रूट्स, यानी कि बनाना फ्रूट्स के अंदर है कि नहीं है, चेक करो। तो उसने बोला कि अच्छा फ्रूट्स में बनाना, ये रहा बनाना। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, आउटपुट ट्रू आ गया।
फिर मैंने बोला चलो ऑरेंज चेक करो फ्रूट्स के अंदर, तो उसने देखा आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, ऑरेंज तो है ही नहीं इसमें। उसने क्या बोला, आउटपुट मुझे फॉल्स दे दिया। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। मैं एक कोड लिख लेता हूँ, जैसे कि फ्रूट वाला लिख लूँ, कोई नंबर वाला लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ नंबर्स थे मेरे पास, है ना। नंबर्स थे मेरे पास कुछ, मैं 10 कॉमा, कॉमा नहीं लगाया मैंने, पॉइंट लगा दिया। 10, 20, 25, 13, ठीक है, मतलब 5 नंबर ले लिए मैंने। ठीक, अब मुझे चेक करना है, क्वेश्चन मुझे बोला कि अच्छा मुझे चेक करोगे, बताओ कि इसके अंदर 13 है कि नहीं है। तो मैं क्या चेक करूँगा, प्रिंट 13, 13 स्ट्रिंग में नहीं ले रहा ऐसे ही, क्योंकि मैंने ऊपर भी स्ट्रिंग में लिया। 13 इन, किसमें, नम के अंदर है कि नहीं है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 13 इन नम, और कोड अगर मैं रन कर दूंगा तो उसने बोला ट्रू, हाँ नहीं कि हाँ 13 है यार इसमें। ठीक है, तो उसने बोला ट्रू। अब मान लो कोई आया मुझे बोला कि यार चेक करो इसमें 50 है कि नहीं है, तो मैंने लिख दिया 50। उसने बोला कि नहीं भाई 50 तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन ऑपरेटर काम क्या करता है, वो पहली संख्या पे जाएगा, देखा अरे 10 है, क्या ये 10 और ये मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, तो फिर वो छोड़ देता है, फिर दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे आता है, ऐसे करते करते वो बिल्कुल एंड तक जाता है, और जब उसको नहीं मिलता तो वो क्या देता है, फॉल देता है। बस वो काम इतनी जल्दी करता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे कर रहा है करके। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो मुझे क्या आउटपुट देगा, ट्रू। ठीक है, तो इन ऑपरेटर का काम यही है कि किसी भी चीज़ में कुछ भी चीज़ चेक करना, और वो किसी से भी चेक कर सकता है, मतलब कि किसी भी कोई भी कलेक्शन हो उसमें से चेक कर लेगा। वो डिक्शनरी हो आपका, या फिर टुपल हो, या फिर लिस्ट हो, कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे लिस्ट है ना, वहाँ भी मैंने लिस्ट ली थी। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अब एस्केप कैरेक्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे, कि काफ़ी ज़्यादा काम का होता है एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, इन पाइथन एस्केप कैरेक्टर्स सॉरी आर स्पेशल सीक्वेंसेस यूज इनसाइड स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू टाइप डायरेक्टली। चलो ये सब बिल्कुल नहीं समझे होगे, देखो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो एस्केप फैक्टर्स है, इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे कि इट्स अ नाइस कार। जैसे मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक एपोस्ट्रोफिक एस यूज़ किया, है ना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है यार, अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ बता दी से अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल डायरेक्टेड लाइन वन, है ना, ये कुछ कुछ एरर बता दिया। अब उसने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि देखो जो पाइथन है ना, वो क्या करता है, उसको ये एपोस्ट्रोफिक एस और इसमें स्ट्रिंग वाला जो कोड है, इसमें कुछ समझ नहीं आता। जैसे कि मान लो उसने स्टार्ट किया यहाँ से, तो वो चेक करेगा कि अगला कोड कहाँ पे है। उसने देखा अगला कोड यहाँ है, तो उसने बोला, उसने इट को एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया, उसने इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया। उसके बाद वो आगे, ये जो आगे के जो वर्ड्स है ना, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एरर यहाँ पे हमें बता दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप फैक्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको इसको एक आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने अगर अगर इट इज़ लिख दिया तो, है ना, तो भी अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये आप रन हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे भागना नहीं सिचुएशन से, मुझे उसी में कुछ करना है। ठीक है, अगर मुझे उसी में कुछ करना है तो मैं क्या करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस्केप कैरेक्टर। अगर मैं इसके आगे, ये जो मान लो मुझे ये वाला है जो एपोस्ट्रोफिक एस वाला ये जो है कोड है ना, इसको मुझे पाइथन को बताने की नहीं आ रही है, एपोस्ट्रोफिक एस वाला है ये, वो कोड नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सिंपल इसके आगे एक बैकवर्ड स्लैश लगा दूंगा। जैसे मैंने इसके आगे बैकवर्ड स्लैश लगाया तो देखो क्या आ गया, इट्स अ नाइस कार। ठीक है, अब ये जो बैकवर्ड स्लैश है और ये है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि अब पाइथन ने शुरू किया यहाँ से, फिर उसने देखा कि यार ये कोट आ रहा है, लेकिन उसने देखा कि नहीं, इसके आगे लगा हुआ है एक बैकवर्ड स्लैश, इसका मतलब क्या, कि उसको ये एस्केप करना है, यानी कि उसको ये छोड़ देना है, नहीं कंसीडर करना है। और फिर क्या, फिर वो अब अगला कोड ढूंढेगा और वहाँ पे वो स्ट्रिंग को एंड करेगा, तो इसलिए उसने वो पूरा उसको ये मतलब कि स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये काम होता है एस्केप कैरेक्टर्स का। यहाँ पे भी वही लिखा था कैनवा में, क्या लिखा था, पीपीटी में ये लिखा था कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू टाइप। यानी कि वो जो चीज़ थी, मैं इम्पॉसिबल टू टाइप था, पाइथन उसको कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक बैकवर्ड स्लैश बैक स्लैश लगा दिया, और वो क्या हो गया, एक चेंज हो गया। ठीक है, वो काम करने लग गया। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब चलो
तो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स है, तो एक एक करके देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले मैंने कौन सा यूज़ किया था, ये वाला यूज़ किया था, सिंगल कोट। इसका काम क्या था? इसका काम था प्रिंट इनसाइड द सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, यानी कि उसके अंदर आसानी से प्रिंट करने में मदद करवा देता था। ठीक है। अब एक है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है बैक स्लैश टी। इसका क्या काम है? इसका काम है स्पेसिस देना, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिस बढ़ा देता है किसी भी स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखता हूँ प्रिंट आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में स्टिंग लगा, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ये लिखा आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैंने इसके साथ लिख दी कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, दो स्टेटमेंट लिख दी। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये प्रिंट हो गई, आई एम स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन अगर मान लो मुझे इसके बीच स्पेस चाहिए था, आई एम स्टूडेंट और आई एम दिल्ली के बीच मुझे काफ़ी सारे स्पेसेस चाहिए थे, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं बहुत सारे स्पेसेस लगा दूँ, तो वो वैसे करके प्रिंट कर देगा। लेकिन ये कितना बकवास लग रहा है देखने में ना, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ये वाला हमारा एस्केप कैरेक्टर, जिसको क्या नाम है, इसका नाम है बैकवर्ड स्लैश और टी, जिसमें हम लगा लेते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये 4 से 8 स्पेसेस हॉरिजॉन्टली ऐड कर देता है। इसको लगा के देख लेते हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया, पूरा स्पेस नहीं डाला, मैंने सिर्फ एक बैकवर्ड स्लैश लगाया और टी लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा। नहीं, स्पेस क्रिएट कर दिए। अब मान लो मुझे और स्पेस क्रिएट करना है, मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, मैं एक और बैकवर्ड स्लैश और टी लगा दूंगा। ठीक है, ये देखो, और स्पेस कर दिए। ठीक है, अब मान लो मुझे और स्पेस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और बैकवर्ड स्लैश और टी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये फिर से देखो, और स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक, तो इस वाला एस्केप कैरेक्टर का काम है कि हॉरिजॉन्टली स्पेस बढ़ाना। ठीक, चलो अब हम अपना नेक्स्ट वो देखते हैं। अरे ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दी थी, हटा देता हूँ इसको। अब हम अपना नेक्स्ट एस्केप फैक्टर देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हमारे लिए चार पांच ही काम किए, इसलिए मैं आपको ये चार पांच ही बता रहा हूँ। बैकवर्ड स्लैश और एन, इसका क्या काम है? इसका काम है न्यू लाइन, किसी भी स्ट्रिंग को न्यू लाइन में मूव कर देता है ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे अगर ऐसे लिखना था कि प्रिंट, उसी को लिखते हैं यार, मुझे लिखना है प्रिंट आई आई एम स्टूडेंट, और मुझे फिर अगला स्टेटमेंट लिखना था आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन मुझे चाहिए था कि ना ये अलग अलग लाइन में हो, तो मैं इसको ऐसे तो अलग अलग लाइन में नहीं लिख पाऊंगा। अलग अलग लाइन में अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या करता, यहाँ से इसको डिलीट करता, फिर यहाँ से एक नया प्रिंट लाइन बनाता, है ना। तो उस नए प्रिंट लाइन में फिर से कोड डाल के फिर मैं उसमें प्रिंट करता, उसके बाद फिर मैं ऐसे करता, तो वो फिर वो नीचे वाली लाइन में लिखा आता। ठीक है, फिर वो नीचे वाली लाइन में लिखा आई एम स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो ये कितना मतलब बकवास है, कितना टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा मैं किसका यूज़ करूँगा, एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करूँगा और अपने काम को आसान कर लूँगा। कैसे? देखो ऐसे, मुझे जो भी लाइन को नेक्स्ट लाइन में लगाना है, मुझे क्या कर देना है, बस उसके आगे एक एस्केप कैरेक्टर लगाना है, जिसका नाम क्या है, स्लैश एन। ठीक है, और फिर उसमें मुझे अपनी लाइन लिख देनी है। तो देखो क्या करेगा ये, इसने क्या किया, सेम वही काम किया ना। ये मेरा जो स्लैश एन के आगे वाली लाइन थी, इसने इसको क्या बोल दिया, नीचे भेज दिया। बिना मुझे नया प्रिंट स्टेटमेंट लगाए मुझे अपनी लाइन नीचे मिल गई। इसका काम यही होता है, स्लैश एन का काम। ठीक है, याद रखना आप ये वाली बात। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इन्होंने क्या, मैंने लिखा है। ठीक है, चलो अगला क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल कोट वाला और ये डबल कोट वाला भी आपको मैंने बता दिया। आई होप आप एस्केप कैरेक्टर्स को समझ चुके होंगे। आप इनका यूज़ करोगे ना धीरे धीरे, तो आपको और अच्छे से समझ आने लग जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब मुझे अगला देखना है अपना टाइप ऑफ कोड। तो देखो, दो टाइप के कोड्स आपने बचपन में देख ही लिए थे, एक था सिंगल कोट और एक था डबल कोट। ठीक है, दोनों का काम क्या होता था, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने में काम आता था, आप जो मर्जी यूज़ कर लो। अब एक नया टाइप का कोड है, इसका नाम क्या है, ट्रिपल कोट्स। अब इसका यूज़ क्या काम, इसका यूज़ क्या होता है? इसके दो यूजेज है। पहला यूज़ है, इसका यूज़ है पहला कि मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने में काम आता है, और दूसरा यूज़ है मल्टीलाइन कमेंट लिखने में काम आता है। तो देखो, मान लो मुझे ऐसे लिखना था कि एस इज इक्वल्स टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, मुझे लिखना था कुछ एक मुझे ना एक साथ मतलब कि वो नहीं चाहिए था, क्लस्टर्ड नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि ना स्पेस पे डाल डाल के नीचे नीचे लिखो, तो मैं लिखता था कि आई एम स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं ऐसे स्लैश डाल देता,
और फिर लिख लेता कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, जैसे कीवर्ड मान लिया वाओ, प्रो लिख देता हूँ। ठीक है, प्रो दिल्ली। और फिर लिख देता मैं कि हम्म, तो मैं क्या लिख रहा था, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई नीड मेडिसिन। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मान लो मैंने 3 लाइन में कोड लिखे, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एरर बता देगा, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंगलेट तो लगी, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अगर मैं डबल कोट लगाता तो भी वही होता, सिंगल कोट लगाता तो भी वही होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, 3 कोट लगा दूँ, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या कर दूँ, 3 कोट लगा दूँ, तो देखो एक ही बार में क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया है ना। एक ही साथ मैंने पूरा कोड लिख दिया और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यही काम होता है ट्रिपल स्ट्रिंग का, ट्रिपल कोट का, है ना। कि एक से ज़्यादा अगर लाइन में स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं उसको लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट एस, ठीक है, तो देखो इसने आसानी से बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल बढ़िया प्रिंट कर दिया है ना। तो कितना अच्छा काम है इसका ट्रिपल कोट का। पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी यूज़। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई, इसका पहला यूज़ ये है। अब इसका दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ है इसका कमेंट डालने के लिए। कोई अगर मुझे पाइथन में लिखना है, अगर मेरे को कोई कमेंट लिखना था कि पाइथन इज गुड, ठीक है। अब मुझे एक और कमेंट लिखना था, लेकिन दूसरी लाइन में लिखना, तो मैं क्या करता, फिर से एक और हैश लगाता, फिर लिखता कि आई एम टीचिंग, ठीक है, ऐसे लिख देता। फिर एक और मुझे अगर लाइन में लिखना था तो मैं तीसरा फिर से लगाता कि आई नीड मेडिसिन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मान लो, है ना। तो ये 3 वो हो गए। अब कितना मुझे बार बार हैश हैश लगाना पड़ा। अब लेकिन एक और काम कर सकते हैं हम, क्या, कि अगर मैं यहाँ पे 3 वो लगा दूँ, ऐसे करके लगा दिया, और इसको भी मैंने 1 2 3 करके लगा दिया, तो देखो। तो ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको ट्रिपल कोड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या कंसिडर करेगा, कमेंट कंसिडर करेगा। तो हम अपना आगे देखते हैं। टाइप ऑफ कोड भी चले गए। अब कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हैं, अलग अलग करके, अलग अलग स्ट्रिंग मेथड्स हैं। ठीक है, क्या है ये ना, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी कि इनका काम पाइथन में पहले से ही रजिस्टर्ड है कि हाँ ये फंक्शन ये काम करेगा तो यही काम करेगा, ये काम करेगा तो यही काम करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि करके। देखो बहुत सारे काम है, जैसे सर्चिंग, रिप्लेसिंग, स्प्लिटिंग, चेकिंग, पैटर्न, बकवास अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं। अब मैं इनको बार बार चेक करके तो दिखाऊंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इनका खुद चेक करना, मैं आपको खुद ही काम करके दे रहा हूँ। जैसे कि लोअर, लोअर का क्या काम है, कि किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देता है। तो देखो अगर मेरे को एक्स था मेरे पास कुछ, ठीक है, मुझे इसको लोअर लेटर्स में बदलना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स डॉट लोअर, और उसके अंदर ये मतलब कि कर दूंगा, तो सीधा ये कर देगा, सबको देखो लोअर में बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, शुरू वाला। देखो अगर मान लो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी थी, कोई स्टेटमेंट लिखी थी, नेम, बार बार नेम क्यों लिख देता हूँ, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस इज इक्वल्स टू, लिखा मैंने, अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना भी तो नहीं समझ आता, मैं बार बार एक ही सेंटेंस लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने, कैप में लिख रहा हूँ, मान लो मैं आई एम स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने कैप्स में। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे लोअर केस में बदलना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा अपना कीवर्ड यूज़ करूँगा। कौन सा कीवर्ड, अबे यार कैप्स में क्यों रह गया, प्रिंट, ठीक है। किसको मुझे लोअर में बदलना है, सेंटेंस को। तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटेंस, सेम ऊपर वाला, डॉट लोअर, ठीक है, कीवर्ड यूज़ कर दिया मैंने। अब मैं इसको जैसे ही करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो आई एम स्टूडेंट कैप्स में था, वो किसमें बदल गया, है, उसमें बदल गया, स्मॉल लेटर्स में बदल गया। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे इनका, अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे, अलग अलग जो फंक्शन है। जैसे कि अपर, इसका काम क्या होगा, ये अपर में बदल देगा। सर ने आपको बताया होगा, देखो पाइथन ये कुछ अजीब सा कोड लिखा था, इसको क्या बदल दिया, अपर केस में बदल दिया। अब अगला क्या है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल कैपिटल बना देगा। देखो फर्स्ट वाले को कैपिटल बना दिया। टाइटल, टाइटल का मतलब क्या, कि जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल बना दिया। पहले वाले में कैपिटलाइज का काम है सिर्फ फर्स्ट को बनाएगा, और टाइटल का काम है कि सिर्फ, मतलब कि जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबको बना देगा। ठीक है, स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब क्या हुआ, कि हम केस स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो
मुझे लोअर को उसमें बनाना है, क्या बोलते हैं, अपर में, और अपर को लोअर में बनाना है, तो मैं एक्स डॉट स्वैप केस कर दूंगा, वो अपने आप उसको बदल देगा। जैसे देखो यहाँ पे था पी, पी क्या था, लोअर। मैंने जैसे स्वैप केस लगाया वो क्या बन गया, अपर। वाई भी लोअर था वो भी अपर बन गया, टी भी लोअर था वो भी अपर बन गया, लेकिन एच क्या था, अपर, तो वो क्या बन गया, लोअर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग मेथड से, आप एक एक करके देखना। इज लोअर, इसका काम क्या होता है, चेक करता है ये कि अगर सारे कैरेक्टर लोअर हैं तो वो ट्रू दे देगा, और नहीं है लोअर तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पाइथन में सारे लोअर थे तो उसने ट्रू दे दिया, यहाँ पे पाइथन में सारे एक कैपिटल था पी, उसने फॉल्स दे दिया। इज अपर, ये अपर वाले को चेक करेगा। इस टाइटल, ये चेक करेगा कि सारे वर्ड्स में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं है, कैपिटल होंगे तो ट्रू, और देखो यहाँ पे नहीं है कैपिटल तो फॉल्स। ठीक है, वैसे ही अगला इज डिजिट चेक करता है क्या, कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर डिजिट, यानी कि अगर सारे स्ट्रिंग में डिजिट होंगे तो वो ट्रू देगा, लेकिन कुछ भी अल्फाबेट आ जाएंगे तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, वैसे ही इज अल्फा चेक करेगा कि सारे अल्फाबेटिक है तो ट्रू दे देगा, और अगर कुछ भी स्ट्रिंग, कुछ भी वो आ गया, नंबर्स आ गए, तो क्या, फॉल्स दे दिया। इज अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अगर अल्फा न्यूमेरिक, ए एल नम, यानी इसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट भी चेक करेगा और न्यूमेरिकल यानी कि नंबर भी चेक करेगा। देखो, जैसे कि एक्स है, अल्फाबेट्स नंबर दोनों है, तो उसने बोला ठीक है ट्रू। लेकिन इस वाले में देखो, अल्फाबेट्स है, नंबर है, लेकिन ये क्या आ गए, ये तो स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए ना, तो इसलिए क्या दे दिया इसने, फॉल्स दे दिया। समझ गए। वैसे लास्ट क्या, स्टिप, स्टिप का काम क्या होता है, रिटर्न अ ट्रिम्ड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। ट्रिम्ड वर्जन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे देखो, मान लो कुछ मुझे इसमें से स्टिप करना है। स्टिप मतलब क्या होता है, स्टिप मतलब ये होता है ना, हटा देना। जैसे कि बनाना होता है ना, उसके जो छिलके होते हैं हम उसको स्टिप करके हटा देते हैं, वैसे ही देखो, मेरे पास एक सेंटेंस लिखा था पूरा ये, मुझे चाहिए था कि यार ये जो घटिया चीज़ें हैं, ये जो स्लैशेज है, मैं हटा दूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक्स में से स्ट्रिप कर दो ये स्लैश, जो भी चीज़ मुझे स्ट्रिप करनी है वो इसके अंदर लिखूंगा मैं। ठीक है, याद रखना आप। जैसे ही मैंने कर दिया तो देखो, सारे वो हटा दिए, इसने पाइथन दे दिया। ठीक है, और अब लेफ्ट, दो चीज होते हैं इसमें, एक एल एल स्ट्रिप होता है, एक आर स्ट्रिप होता है। यानी कि अगर मुझे मुझे सिर्फ इस साइड से ये हटाने थे कोड्स, तो मैं क्या बोलूंगा, एल लेफ्ट साइड से स्ट्रिप कर दो ये चीज, तो उसने कर दिया लेफ्ट साइड से, देखो राइट वाले को छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा नहीं, राइट वाले को स्टिप कर दो ये चीज़, तो फिर उसने देखो राइट वाले को स्टिप कर देगा और लेफ्ट वाले को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, कुछ ये फंक्शंस हैं, आपको याद होने चाहिए, ये मतलब कि काम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपका मतलब कोड लिखने में आपकी को आसानी होगी इससे। ठीक है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं इनका। चलो, अगला है स्टार्ट विद और एंड्स विद, दो चीज़ ये चेक करता है कि कोई कैरेक्टर स्टार्ट करता है कि देखो, जैसे मान लो मुझे चेक करना था, मान लो मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि यार चेक करो कि ये जो मतलब ये स्टेटमेंट है, ये पी से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसने बोला कि चलो स्टार्ट विद, किससे करना है, पी से स्टार्ट हो रही है, तो पी डाल दिया मैंने, तो उसने देखा अरे पी से स्टार्ट हो रही है, तो बोल दिया ट्रू। ठीक है, लेकिन इसने बोला स्टार्ट विद स्मॉल पी, तो बोला नहीं स्मॉल पी नहीं भाई, कैपिटल पी से स्टार्ट हो रही है। वैसे ही एंड्स विद के लिए, एंड्स विद स्मॉल एन, यस, तो बोल दिया ट्रू। स्मॉल विद कैपिटल एन, एंड्स विद कैपिटल एन, नो, तो बोल दिया फॉल्स। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके होंगे। और क्या है, काउंट है। काउंट का काम क्या होता है, काउंट का काम होता है कि कोई स्ट्रिंग है, मान लो इतना बड़ा स्ट्रिंग है, अब मुझे जानना है कि इसके अंदर कितने टी है। एक टी, और कहाँ है, एक टी, ये रहा दूसरा टी, और ये रहा तीसरा टी, तीन टी है, तो मैं बैठ के गिनूंगा तो नहीं, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, काउंट फंक्शन का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा एक्स डॉट किसको काउंट करो, टी को काउंट करो, तो टी अंदर लिख दिया मैंने, तो उसने काउंट करके मुझे दे दिया। ठीक है, टी कितने हैं, थ्री है ना। चलो, अब वैसे ही थ्री, वन क्यों लिख गया यहाँ पे भाई, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अब मैंने बोला कि एस काउंट करो, एस, तो उसने एस काउंट कर लेगा, कितने ऐसे, एक, ये तो कैपिटल वाला है, स्मॉल वाला काउंट करेगा वो, एक ये रहा स्मॉल, और अच्छा कैपिटल दोनों काउंट कर रहा है। ठीक है, दोनों काउंट कर लिए इसने, तो एस आ गया। ठीक है, चलो अगला क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स में ये क्या बताता है अच्छा, हम इंडेक्सिंग सीखी थी ना हमने, ये तो ये बस यही बताता है कि वो कौन से नंबर पे है, जैसे कि मुझे पता करना था कि टी कौन से नंबर पे है। अच्छा, ये मिसप्रिंट हो गया है ये वन यहाँ पे नहीं है, ये 20 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है। ठीक है, और वन नहीं होगा ये यहाँ पे, कैसे हो सकता है वन। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, क्या मिसप्रिंट हुआ, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा।
क्या है ये? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो इसको भी हटा रहा हूँ मैं, ये मिसप्रिंट है, ये भी मिसप्रिंट है, ठीक है, ये भी मिसप्रिंट है, ये भी अच्छा फालतू का हो रखा है पेज। चलो अब देखो, मैं करता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, सॉरी। देखो, जैसे कि यहाँ पे है, इसने बोला कि टी को काउंट करो, तो टी कितने, 3 है, तो ये आउटपुट क्या देगा कि 3 है, ठीक है। वैसे इसने बोला एस को काउंट करो, तो एस कितना है, एक ही है स्मॉल वाला, तो उसको क्या दे देगा, एक दे देगा, कैपिटल को नहीं करेगा वो, ठीक है, जिस जो यहाँ पे दिए वही करेगा। फिर उसने बोला कि अरे यार, टी की इंडेक्सिंग बताओ कि टी कौन से नंबर पे बैठा है, तो कौन से नंबर पे बैठा है टी, थर्ड नंबर पे बैठा है ना, तो वो दे देगा थर्ड नंबर पे बैठा है। और कौन से नंबर पे बैठा है टी, आगे भी तो बैठा है कहीं, थर्ड, फोर्थ, 0 1 2, सॉरी ये थर्ड नहीं है, सेकंड नंबर है, देखो पाइथन की गिनती करता, पाइथन 0 से स्टार्ट करता है, तो पी जो 0 पोजीशन पे है, वाई जो 1 पोजीशन पे है, और टी कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अगला वाला भी वो काउंट कर लेगा, वो आप चेक कर लेना खुद। अब देखो इंडेक्स एस, ये एस कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है एस, पहला एस ये लास्ट में है बिल्कुल, ठीक है, पता नहीं कौन सा नंबर है ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पे है, ठीक है, तो 19 नंबर पे बैठा हुआ है। वैसे ही अब रिप्लेस का ऐसा, रिप्लेस वाला भी काफ़ी काम का है, ये क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है, जैसे कि मैंने बोला कि एक्स में रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स है वहाँ वहाँ स्मॉल एक्स रिप्लेस कर दो, तो क्या कर देगा वो, ऐसे करेगा कि पाइथन, ठीक है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल था तो वो उसको यहाँ पे स्मॉल बना देगा, स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे जो मेथड में एस स्मॉल था तो उसको क्या कर देगा, कैपिटल बना देगा। नहीं नहीं, उसको कैपिटल नहीं बनाएगा अभी, क्योंकि मैंने तो इस बड़े वाले को करने बोला था ना, चलो ऐसे लिख देगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मेथड्स में बोलूँगा तो एम को स्मॉल एम से रिप्लेस कर देगा, तो क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, स्मॉल एम मेथड, समझे, तो समझ गए होंगे। चलो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये करते हैं। इफ स्टेटमेंट मतलब कि जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं हमें वो पढ़नी है, तो सबसे पहले हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है, इसका क्या काम हो, क्या काम, उफ, थक गया। चलो अब हम अपना अगला वो देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट, यानी कि अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप याद रखना। In Python, if statement is a decision-making statement that allows programmer to execute certain code only when a condition is true। इसने क्या बोला, ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी कि हमें डिसीजन लेने में काम आती है, और ये कभी काम करेगी, ये तभी काम करेगी जब वो गिवन कंडीशन ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल देखो, कोई इन स्टेटमेंट है, क्या चेक करती है वो, ट्रू और फॉल्स, दो ही चीज चेक करती है। इफ कंडीशन इज ट्रू, जो कंडीशन इफ के आगे लिखी हुई है वो अगर ट्रू है, तो वो क्या बोल देगा, उस कोड को, ब्लॉक को, उस कोड को मतलब रन कर देगा, और अगर वो नहीं, अगर वो फॉल्स है तो उसको स्किप कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा एज, मैंने बोला एक एंटर योर एज, अपनी एज डालो, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये सीडी कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। इफ, इफ अगर, इफ का मतलब अगर ही होता है, आपने सीटी में पढ़ा होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि अगर आपकी एज 18 या 18 से बड़ी है तो ही क्या प्रिंट करो, यू आर एन एडल्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो अगर मैंने यहाँ पे 17 डाला, तो क्या कर देगा, वो कोड को स्किप कर देगा, फिर वो ये चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो, चलो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट नहीं, मैं सीधा सा, सीधा सीधा, चलो मैं सारे लिख के दिखाता हूँ आपको, सही लगता है मुझे ऐसे ज़्यादा। प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर एंटर, वन लाइनर में आपको अभी लिख के लिखा रहा हूँ, एंटर योर एज, ठीक है। अब क्या चाहिए होगा, एक इनपुट चाहिए होगी एज वाली, तो एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, इंट क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एज तो इंटीजर में ही होगी, इनपुट, कोई इनपुट डालेगा। अब मैं चेक करूंगा, इफ अब कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, इफ एज इज ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू
18 अगर ऐसा है, अरे 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 कोड क्यों रन हो गया भाई? अगर ऐसा है तो ही मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट कर दूंगा मैं यू आर एन एडल्ट। ठीक है, चलो कोड रन करते हैं। अब देखो जैसे मैंने कोड रन किया, उसने बोला एंटर एज मांग रहा है, मैंने बोला एज 15 है मेरी, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, इफ के आगे जो लिखी है वो ट्रू होती है, तभी कोड वो है रन करेगा, वरना जो कोड है क्या स्किप हो जाएगा। तो ये जो प्रिंट वाला कमांड था मेरा वो क्या हो गया, स्किप हो गया। लेकिन मान लो मैं इसको फिर से रन करता हूँ कोड को, ठीक है, फिर से रन करता हूँ और इस बार मैं लिखता हूँ मेरी एज है 21, यानी कि 18 से बड़ी है। तो जाएगा वो चेक करेगा, अच्छा एज 21 18 से बड़ा है, तो वो बोल देगा ठीक है, तो ये वाला कोड वो चलने दे देगा, अगला वाला प्रिंट क्यू आर एंटर। अब मैं आपको इंडेंटेशन बताई थी, यहाँ पे वही हो रहा है देखो। अब मैं इफ के आगे एक इंडेंटेशन लगी हुई है इतना सा, है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो देखो एरर बता देगा। क्या एरर बताएगा? इंडेंटेशन एरर बताएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये वीक 1 में। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल है कि आप पाइथन के हिसाब से लिखें उसको। यहाँ पे आप सीधा इस पे जाएंगे ना, लास्ट में एंटर दबा दो, वो जहाँ पे आपको लिखने बोल देगा वहाँ आप लिख दो बस। ठीक है, सिंपल। कुछ आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कितना स्पेस डालूँ कितना डालूँ। जो भी आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है तो आप एंटर दबा के जाइए, ऐसे नहीं कि हाथ से जा रहे हो। ऐसे एंटर दबा के जाओ, वो अपने आप उसको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। मैंने लिखा 25 बोला यू आर एन एडल्ट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट का काम यही होता है कि कोई भी कंडीशन हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट तभी काम, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर ये फॉल्स हो गया तो कोड स्किप हो जाएगा, लेकिन हमें कोड स्किप नहीं करना, हमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो क्या यूज होगा, एल्स यूज होगा। इन पाइथन द एल्स स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट है ये। इट इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल रन ओनली व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू हो रही थी तो ये वाला कोड रन हो जा रहा था, लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या रन होगा, अब तो रन होगा हमारा एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एज इनपुट ही तो आपको बता दिया था, अगर 18 है तो यू आर एडल्ट, एल्स वरना, एल्स का मतलब क्या होता है, ये होता है कि इसके बजाय यू आर अ माइनर। ठीक है, देखो इसी के आगे मैं अगर लिख दूं कि एल्स एल्स यू एल्स क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो यू आर अ माइनर। ठीक है, तो यही काम होता है इफ स्टेटमेंट का। मान लो मैंने लिखा, सॉरी 12, तो मैं माइनर हूँ, उसने बोल दिया कि इफ कंडीशन ने चेक किया, क्या चेक किया कि 18 से बड़ा है, उसने बोला नहीं 18 से बड़ा नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है तो एल्स ब्लॉक को चलने दो। तो फिर मुझे एल्स ब्लॉक चला देगा वो, और उसमें एल्स ब्लॉक में क्या लिखा था, यू आर अ माइनर, तो लिख दिया उसने यू आर अ माइनर, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो लिख दिया मैंने इतनी एज है मेरी, अरे अरे क्या हो गया ये, लिख दिया मैंने मेरी इतनी एज है, ठीक है, तो बोल देगा यू आर 100। ठीक है, एडल्ट भूत होगा वो। फिर चलो आगे करते हैं, एलिफ स्टेटमेंट करते हैं। चलो, एलिफ का मतलब क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये भी वही है, एल इफ। एलिफ का मतलब है कि एल्स इफ, इफ एलिफ की फुल फॉर्म ही ये होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एल्स इफ। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। देखो, द एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन इफ एन एल्स इफ स्ट्रक्चर। बोला देखो जैसे कि ये था कि बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस आ गई मेरे पास, कि मुझे ये भी चेक करना है कि 90 से बड़ा है, ठीक है, फिर मुझे चेक करना है कि 75 से बड़ा है कि नहीं, 60 से बड़ा है कि नहीं, ये सब मुझे चेक करना है एक साथ। तो मैं बार बार इफ लगाऊंगा ना, तो क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। कैसे टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको आगे एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। तो हम उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एल्स इफ, यानी कि अगर ये वाला इफ मेरा काम नहीं किया तो मैं एल्स, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट पे जाऊंगा, यानी कि दूसरे इफ पे जाऊंगा। ठीक है, और उसको हम साथ में क्या लिख देते हैं, एलिफ लिख देते हैं। यू कैन यूज मैनी एलिफ स्टेटमेंट टू टेस्ट डिफरेंट कंडीशन। चलो बकवास कीजिए तो। चलो, अब हमारे यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो गई। अब हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनसे ही सीख पाएंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलो हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ये मैंने क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं जो सर ने करवाए थे, वही वाले क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है, फाइंड द गिवन नंबर इज इवन या फिर और, ये हमें पता करना है।
तो आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरा पूरा, और लास्ट में रिमाइंडर क्या देते हैं, 0 देते हैं। यही इवन नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मुझे एक इनपुट चाहिए होगा, मुझे वो नंबर डालेगा वो, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जो नंबर है ना, वो मुझे एक इनपुट चाहिए। तो नंबर को इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि कैसा होगा, नंबर इंटीजर होगा, तो इसमें मैं इंट इनपुट लूँगा। तो क्यों ले रहा, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बार बार लिखता रहूँगा। मैं कोई छोटा ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जैसे कि एन। ठीक है, एन, एन इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर जो कि मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, इंट इनपुट, यानी कि वो नंबर डालो। ठीक है, एंटर नंबर, क्या इनपुट चाहिए मुझे, नंबर चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है एंटर नंबर इनपुट डालो। तो मैं बड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में कोड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप इजीली। कि सबसे पहले मुझे एक इनपुट चाहिए होगा, जो नंबर मुझे चेक करना है, ये लिख दिया मैंने। ये आपको खुद सोचना है, आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको सोचते रहोगे। ठीक है, कि मैं बहुत लोगों को तो आसानी से आता होगा यार, बहुत बेसिक कोड है ये, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल न्यू है ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब वो चेक करेगा, अब कंडीशन डालनी है ना उसको, क्या कंडीशन डालनी है कि जो नंबर है वो इवन है फिर ऑड है। तो आप एक बात बताओ कि मैंने अभी क्या बोला था आपको, कंडीशन डालने के लिए क्या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, कौन कौन सी थी, इफ़ थी, है ना। मैं इफ़ का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा इफ़, इफ़ जो मेरा नंबर है, कौन नंबर, एन, अगर मेरा एन है, इवन नंबर क्या होता है कि वो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या देता है, रिमाइंडर में 0 देता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा नंबर जो है वो, अच्छा इफ़ कंडीशन के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, ये मैं आपको बताना भूल गया, है ना। ब्रैकेट के अंदर लिख लेना आपको, इफ़ नंबर जो है मेरा, कौन सा नंबर, एन, एन जो है कैपिटल एन लिखूंगा, कैपिटल एन जो है मेरा, अगर वो डिवाइड हो जाता है किससे, देखिए एकदम खुला खुला डिवाइड हो जाता है 2 से, और आंसर आता है आपका 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया मेरा 0, तो मैं क्या बोल दूंगा, तो वो क्या है मेरा, वो है मेरा इवन नंबर। बोलूंगा प्रिंट, प्रिंट इवन। ठीक है, ऐसा हुआ तो, लेकिन अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या, तो वो ऑड होगा। तो अब क्या कंडीशन लगाऊंगा, एल्स वाली लगाऊंगा, एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और वो बिल्कुल इफ ब्लॉक के साथ ही होना चाहिए, एल्स प्रिंट ऑड। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कोड कोड लिख गया। देखो एक नंबर डाला हमने, इनपुट है नंबर, फिर उसने चेक किया कि जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ अगर हो रहा था 2 से डिवाइड तो बोल दिया उसने इवन है, वरना ऑड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ इनपुट दे रखे हैं, डाल लेता हूँ मैं पहले। इनपुट दिया है 4, तो आउटपुट देखो क्या आएगा, इवन, बढ़िया, नाइस, सही, मतलब कोड सही काम करता है। फिर से एक बार रन करवा लेते हैं, और इस बार इनपुट क्या दिया इसने, 5, तो मैंने डाला 5, देखो नाइस। ठीक है, इस बार फिर से इनपुट दिया इसने 0, मैंने डाला, ठीक है इवन, 0 इवन है, हाँ, ठीक है। फिर इसने बोला कि डालो -7, तो मैंने -7 डाल दिया। इसने क्या बोल दिया, ऑड है, नहीं भाई ऑड है। ठीक है, फिर इसने डाल दिया -10, ओह सॉरी ये मैंने -10 कहाँ लिख दिया। फिर से मैंने कोड रन किया, बोला इस बार -10 डाल दो, सारे इनपुट में डाल के चेक करवा रहा हूँ आपको। तो आंसर आ गया इवन। ठीक है तो देखो सारे एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसे सेम आ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया, समझ गया हो गया आप, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। अब हम ना प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें थोड़ी सी। चलो, तो हमें सबसे पहले देखते हैं, बोला इसने कि एक हमें कोई भी हमें नंबर बताना है, फिर हमें चेक करना है कि वो नंबर एंड्स विद 0 हो रहा है, या फिर एंड्स विद 5 हो रहा है, या फिर एनी अदर नंबर हो रहा है। ठीक है, अगर 0 से एंड हो रहा है तो आउटपुट में 0 ही देना है, 5 से एंड हो रहा है तो मैं बोलूँगा 5 है, और कोई और नंबर से तो मैं बोलूँगा अदर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, 5 से एंड कब होता है, जब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तभी तो वो 5 से एंड होगा, है ना। और 0 के लिए उसके एंड में 0 होगा तभी। ठीक है, तो चलो हम ट्राई करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं कोड, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वही, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, नंबर, है ना, इंट इनपुट, और मैं बोल दूंगा एंटर
हाँ नंबर, यानी कि नंबर डालिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। बढ़िया। अब ये अब क्या करूँ मैं? अब मुझे चेक करना है कि वो नंबर 5 से एंड होता है या फिर 0 से एंड होता है। तो पहले मैं पहले पता लगा लेता हूँ क्या, कि वो नंबर, देखो, कोई नंबर है, कल थोड़ा सा मैं लिख के दिखा दूँ। कोई नंबर है, मान लो एक नंबर है 25। ठीक है, तो मुझे पता है ये क्या, ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना? तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। लेकिन कोई नंबर है 10। अब ये नंबर तो 5 से भी डिवाइड होता है ना? और इसके एंड में 0 भी आता है। तो यानी कि दोनों कंडीशन इसके लिए ट्रू हो रही है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले 5 वाला नंबर लिख लूँगा, कि अगर वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? ये पहले मैं लिख लूँगा। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा अच्छा कि 5 से हो गया, अब वो अगर 10 से भी हो जाता है, ठीक है? दोनों कंडीशन लिखूँगा। चलो एक-एक करके लिखता हूँ। ठीक, मैंने लिखा इफ नंबर है, वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है? इफ नंबर इज, थोड़ा सा खुला खुला लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब ये मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, ये मिला। अब मैंने 5 से चेक कर लिया। अब मैं किस चेक करूंगा? चेक करूंगा मैं वो 10 से भी हो रहा है कि नहीं। सॉरी, वहाँ पे बोल, 10 से भी हो रहा है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा इफ सेम नंबर, अगर वो 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके एंड में क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे समझो, अगर किसी के नंबर के एंड में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड है, वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। यही वाली बात है। लेकिन मान लो कोई नंबर है 200, तो 200 तो 10 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिसकी एंड में 0 आता है ना, वो 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है? और ऐसे नंबर जिनके एंड में 5 आ रहा होता है, वो सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। इसलिए मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है, कि वो अगर नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 0 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उस नंबर के एंड में ज़रूर क्या होगा? 0 होगा। तो मैं बोल दूंगा कि प्रिंट 0। ओके, ओके, प्रिंट 0। ठीक है, ऐसे बोल दूंगा। आई होप आप ये समझे होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज़्यादा इतना भी नहीं है, पर थोड़ा है। ठीक है? हाँ, अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 0, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या बोल दूंगा मैं? अगर वो सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या प्रिंट कर दो? 5 प्रिंट कर दो। अरे यार, ये 4 रन कैसे हो जाता है? तो क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट। ठीक है, बढ़िया। रिपोर्ट काम करेगा। इंडेंटेशन एरर बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर होगी। ठीक है, अभी काम करेगा। देखा, इंडेंटेशन एरर ऐसे बता देता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना यार उस चीज़ों की। स्टॉप कर देता हूँ रिपोर्ट को। अब देखो, ये मेरा पहला चीज़ हो गया। 0 वाला भी हो गया कंप्लीट और 5 वाला भी हो गया। अब अगर इन दोनों से ही नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, अगर इन दोनों से नहीं हो रहा तो वो कोई और सा नंबर है, तो मैं सीधा एक एल्स कंडीशन लगा दूंगा। एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट करना था? अदर। अदर। ठीक है, अभी इस कोड को आप ध्यान से पढ़ो, फिर आपको समझ आएगा। देखो, इफ नंबर इज डिवाइडेड 5 या फिर 10, तो 0 प्रिंट कर दो, या फिर प्रिंट कर दो 5। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये पूरा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, कि ना ही वो 5 से डिवाइड हो रहा, ना ही वो 10 से डिवाइड हो रहा। इसका मतलब वो क्या होगा? कोई अदर नंबर होगा। ठीक है, तो अब आउटपुट डाल के देखते हैं। तो मान लो डाल दिया मैंने, 20 डाल दिया, तो देखो 0 आ गया, है ना? वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई और नंबर डाला, अगला क्या है? 14 डाला। 14 डाला तो आंसर अदर आ गया। क्यों? क्योंकि ना ही वो 10 से डिवाइड हो रहा, ना ही वो 5 से डिवाइड हो रहा। ठीक है, अब मान लो मैंने अपना अगला नंबर डाला, फिर से इसको रन किया। अगला नंबर मेरा 5, तो मैंने 5 डाला, उसको रन किया, तो यार वो भी 5 आ गया। क्यों? क्योंकि वो पता है 5 से। देखो, आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। फिर 0 डाला, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, फिर से अगर मैंने डाला -27, -27, ठीक है,
तो इधर नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपका कोड बिल्कुल सही काम करेगा, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम ना अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा वो है नई चीज़ है थोड़ा सा। इसमें इसमें ना 2-3 कोड लिख सकते हैं हम इस वाले केस में। तो आपको 2 कोड लिख के दिखाऊंगा इसके अंदर। दोनों मतलब दोनों काम करेंगे, आप अपनी जो समझिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। बोला है प्रॉब्लम नंबर 3, बोला है फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बेस्ड फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। यानी कि 0 से 100 मार्क्स के बीच में आ रखे हैं बच्चों के, कुछ ऐसे करके है कि अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड मिलेगा, 80 और 90 के बीच में तो बी ग्रेड, 70 और 80 के बीच में सी ग्रेड, और 60 और 70 के बीच में डी ग्रेड, और 60 से नीचे तो ई ग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट्स हैं, डाल के बाद में चेक करेंगे, पहले कोड लिख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले इसने बोला है कि मार्क्स, तो सबसे पहले मैं एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लूंगा जो मुझे चाहिए होंगे, तो मैं लिख लूंगा मार्क्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंट, इंटीजर ही होगा मार्क्स, इसलिए इंट ही ले रहा हूँ मैं, इंट इनपुट, इनपुट। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा उसको, ठीक है, अब मार्क्स डाल दीजिए यहाँ पे, तो एंटर मार्क्स, ठीक है, नहीं, एंटर मार्क्स, ठीक है। मैंने बोला कि मार्क्स यहाँ पे डालो। अब यहाँ पे कंडीशन की बात आ जाती है, अगर 90 से बड़े हुए, अगर 90 से बड़े हुए तो ए ग्रेड, यानी कि कंडीशन लगाऊंगा इफ वाली। लेकिन उससे पहले एक और बात देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला मार्क्स 0 से 100 के बीच में है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो अगर नेगेटिव में मार्क्स तो आ ही नहीं सकते कभी, है ना, तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये सेट कर लूँगा कि 90 से बड़े मार्क्स होने चाहिए, ओ 90 क्या हो, यानी 0 से 100 के बीच मार्क्स होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इफ मार्क्स, इफ मार्क्स, ठीक है, ये पूरे तरीके लिख देता हूँ, आर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, तभी ये चीज़ हमारी, तो तभी हमारा एक कोड काम करेगा, करना भी चाहिए तभी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट बता देगा। यहाँ पे देखो नेगेटिव में लिख रहा है ना, इनवैलिड इनपुट। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर मार्क्स मेरे 100, 0 से 100 के बीच में नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, वो इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन, अरे सॉरी, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 0 से 100 के बीच में है तो मुझे क्या करना है, तब मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो मैं अब इस बड़े वाले इफ लूप के अंदर ही कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। चलो, इसी के अंदर मैं कंडीशन लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं तो मुझे ए ग्रेड प्रिंट करना है। तो मैं बोलूँगा इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए ग्रेड, कैपिटल कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए लिख दूंगा मैं, कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो 90 से ऊपर हो गया, अब उसने बोला कि अगर 90 से नीचे है, यानी कि 90 से नीचे, सेकंड वाला जो बी कंडीशन है, 90 से नीचे और 80 से बड़ा, तो मैं यहाँ दो चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। मैं या तो इफ स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ, या फिर मैं एलिफ स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ। दोनों का काम सेम ही होता है। आप ना, मैं यहाँ पे एलिफ वाला यूज़ करके देखूंगा, आप एक बार घर पे इफ वाला लिख के ट्राई करना, सेम ही आम का आंसर आएगा, ठीक है। चलो, मैं एलिफ वाला यूज़ करूँगा यहाँ पे, एल इफ। एलिफ का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि पहला वाला अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो एल्स, यानी कि मुझे अब ये वाला स्टेटमेंट लगाना है, एल इफ, एल्स इफ, है ना, लास्ट टाइम सिखाया था आपको। तो एल इफ मार्क्स क्या, कौन से, ग्रेटर देन 80, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 वाले, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हुए तो मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंट बी, ठीक है, सिंपल। अब फिर से हमारा एलिफ स्टेटमेंट,
देखो मैं सबको बिल्कुल सेम इंडेंटेशन की तरफ से लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसलिए। एलिफ। अब अगला क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। मार्क्स, मैं पहले इसको पूरा लिख देता हूँ आराम से, ठीक? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा कीबोर्ड का ना शिफ्ट काम नहीं करता है कभी कभी, इक्वल टू 70। अगर ऐसा है तो क्या बोलूँगा मैं? प्रिंट। कौन सा ग्रेड प्रिंट करना है अब? सी ग्रेड। ठीक है। फिर से वापस एक और एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ किससे बड़ा हो गया? 70 से बड़ा हो गया ना। अब हमें किससे बड़ा करना है? 60 से। मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 60। तो मुझे क्या करना है? प्रिंट। क्या प्रिंट करना है? 60 से बड़े वाले में डी। डी प्रिंट करना है, सॉरी, कैपिटल डी। चलो। अब लास्ट, अब देखो लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा ई वाला। तो मैं क्या फिर से एलिफ लगाऊं? नहीं, अगर मैं फिर से एलिफ लगाऊंगा तो मेरे को इसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? एल्स लगाऊंगा। अब लास्ट में आप हमेशा एल्स लगाना जब भी लास्ट हो। अगर ये सब स्टेटमेंट काम नहीं आई तो मुझे क्या कर देना है? एल्स कर देना है। एल्स। अगर मतलब यहीं तक है, देखो इसने बोला क्या? मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 तो डी प्रिंट कर दो। और अब उससे छोटे रह गए, यानी कि 60 से नीचे रह गए सारे। यहाँ पे देखो बोल लगा ना 60 से नीचे वालों के लिए ई। तो वही बोल दिया कि अगर ऐसा हो गया तो प्रिंट सीधा सीधा ए ई, सीधा सीधा ई प्रिंट कर दो, ठीक है? तो यहाँ तक आप आई होप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको करना है। मैं इसको वापस ऊपर ले आता हूँ, मुझे इतना ही लिखना था। हो गया। अभी मेरा कोड पूरी तरीके से तैयार है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। चलो, पहले मार्क्स क्या है? 95, तो मैंने डाला 95। पहले मैं 95 है ना इनपुट, ए आना चाहिए। क्या ए आ रहा है? भैया यार ये क्या हो रहा है? डाला। तो थोड़ा सा स्पेस देता हूँ क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, चिपक रहा है ना। दिक्कत क्यों लग रहा है देखने में? वो लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। चलो एंटर मार्क्स, तो मैंने बोला 95। तो 95 क्या प्रिंट करके दे दिया उसने? ए प्रिंट कर दिया, बढ़िया, नाइस, ठीक है। अब फिर से रन करता हूँ मैं इसको। बोला 87 दूसरा आउटपुट, तो 87 प्रिंट कर दिया बी। ठीक है, नाइस, है ना? अब अगला क्या है? 70। 70 डालो, प्रिंट कर दिया सी। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है यानी कोड हमारा, ठीक है। फिर बोला 61, तो प्रिंट कर दिया डी। बिल्कुल सही काम कर रहा है। बोला 100, तो ए। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अब बोला -5, तो -5, सॉरी, दिक्कत आ गई है। आप बोलो। अच्छा अच्छा, चलिए, यहाँ से कॉलर हट गया। ये ऐसी गलती हो सकती है, ठीक है। चलो, अभी मैं वो कर रहा था ना, एंटर दबा रहा था, गलती से डिलीट भी हो गया, यहाँ वाला कॉलर हट गया था, इसलिए ऐसा आ रहा था। ठीक है। अब बोला -5, तो मैंने अगर डाल दिया -5, तो इनवैलिड आउटपुट, जो उसको बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स 0 से 100 के बीच में नहीं है, -5, तो इसलिए उसने बोल दिया इनवैलिड आउटपुट। तो बिल्कुल हमारा सही काम कर रहा है कोड। अब इसका एक और तरीका था, वो कौन सा वाला? इफ वाला। तो आप वो ट्राई कर लेना, या तो आप सर का लेक्चर देख लेना। सर ने लेक्चर में भी सिखाया है कि इफ वाले, इसको हम इफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इफ से थोड़ा लंबा हो जाता है लिखना, इसलिए मुझे एलिफ वाला पसंद है, ठीक है। चलो, अब अपना अगला कोड देखते हैं। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे अगले क्वेश्चन में हमें फ्लो चार्ट को हमें उसमें बदलना है, किसमें? पाइथन कोड में बदलना है। ये ऐसा हम कहाँ करते थे? कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम करते थे पहले, आपको याद हो तो, अगर कि आपको
फ्लो चार्ट दिया जाता था और फिर आपको उसको सूडो कोड में बदलना होता था ना। वहाँ तो सूडो कोड में बदलना था, अपन यहाँ पे किस में बदलना है, पाइथन के एक एक्चुअल कोड में बदलना है आपको, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ अगर तो ज़्यादा जूम हो गया, इतना सही है, सही है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ट्रैवल स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट होगा। बोला कि ट्रैवल हमें करना है सिटी ए से लेके बी तक। अगर हमें लॉन्गर टाइम, अगर हमारा टाइम जो है क्या लंबा टाइम है, तो मैं क्या जाऊँगा, इस वाले ब्लॉक पे जाऊँगा। अगर मुझे टाइम कम लग रहा है तो मैं किस पे जाऊँगा, इस वाले ब्लॉक पे जाऊँगा, कम टाइम में पहुँचना है तो, ठीक है। अब लॉन्गर में भी फिर प्राइस पे आ गए, अब प्राइस पर बात करेगा कि अगर तुम ज़्यादा प्राइस दे रहे हो या फिर कम प्राइस दे रहे हो। अगर तुम ज़्यादा प्राइस दे रहे हो तो तुम ट्रेन से ट्रैवल करोगे, अगर तुम कम प्राइस दे रहे हो तो तुम कोच में जाओगे, ठीक है। वैसे ही शॉर्टर के लिए भी फिर से प्राइस पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर तुम कम प्राइस दे रहे हो तो तुम रेड आई फ्लाइट में जाओगे, और बोला अगर तुम ज़्यादा प्राइस दे रहे हो तो तुम डे टाइम फ्लाइट में जाओगे, ठीक है। फिर लास्ट में सब क्या पहुंच गए सर सिटी बी पे। तो एक एक करके जैसे जैसे फ्लो चार्ट है ना, वैसे वैसे कंडीशंस लगाते जाते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इसने बोला ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, तो मुझे सबसे पहले यही प्रिंट कर देना है, क्या कि प्रिंट, कैप्स लॉक क्यों नहीं जाता है मेरा, प्रिंट ट्रैवल, प्रिंट ट्रैवल, मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ना खराब सा है। ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ठीक है। सबसे पहले उसने ये हमारे सूडो कोड में था तो हमने ये लिख दिया। अब क्या हुआ, अब कंडीशन चेक होती है क्या, कि जो टाइम है वो लॉन्गर है फिर शॉर्टर है। तो सबसे पहले अब मुझे इनपुट भी तो चाहिए होगा ना, मैं उसको टाइम बताऊंगा तभी तो वो पता करेगा भाई कि शॉर्टर है या लॉन्गर है। सबसे पहले एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे टाइम का, ठीक है। तो मेरा जो टाइम है उसमें हमें क्या चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा, तो इंट इनपुट ही चाहिए होगा, इंट, इंट, ठीक है। क्या मुझे चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि एंटर टाइम, ठीक है। मैं बोलूँगा एंटर टाइम, तो क्या होगा, वो टाइम को एंटर करेंगे जो भी हमारा टाइम है। अब वो चेक करना है उसको कि टाइम लॉन्गर है फिर टाइम शॉर्टर है, तो वो किससे कंपेयर करेगा, ये तो उसको पता ही नहीं, पाइथन को थोड़ी ना पता है वो किससे कंपेयर करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लॉन्गर को भी डिफाइन करना पड़ेगा। कि मान लो जैसे ऐसा है कि मैंने ना मैंने बोला कि जो लॉन्गर टाइम है उसके लिए 40 मिनट है, ठीक है। और वो जा रहा है 50 मिनट में। तो अब टाइम क्या हो रहा है, लॉन्गर से क्या हो रहा है, ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो लॉन्गर टाइम है, और ज़्यादा लॉन्गर टाइम है, तो उसको फिर वो लॉन्गर वाले सेक्शन में जाएगा। अगर बोल दिया 40 लॉन्गर है, मैंने डिफाइन कर दिया, और मैं बोला वो 30 मिनट पहुंच जा रहा है, तो वो किस सेक्शन में जाएगा फिर, शॉर्टर सेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा। तो मुझे अब टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा। चलो मैं लॉन्गर टाइम डिफाइन कर लेता हूँ, लॉन्गर, अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो, लॉन्गर इज इक्वल्स टू, कोई टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा पहले, इसलिए इंट इनपुट, ठीक है। क्या डिफाइन करो पहले कि लॉन्गर टाइम तुम्हारे लिए है क्या, कि सबके लिए अलग अलग होगा लॉन्गर टाइम, तो इसलिए मुझे पहले डिफाइन करवाना पड़ेगा उनसे, डिफाइन लॉन्गर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या मैं बोल रहा था कि डिफाइन लॉन्गर, यहाँ पे देखो क्या गलती कर दी मैंने, एक साइड सिंगल कोड एक साइड डबल कोड, पागल, ठीक है। चलो, अब लॉन्गर टाइम को वो डिफाइन करेगा कि क्या है उसके लिए लॉन्गर टाइम। अगर टाइम लॉन्गर हुआ मतलब कि फिर अब हम चेक करना है कि अगर टाइम लॉन्गर हुआ तो कंडीशन डालूंगा, इफ टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्गर। क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या टाइप कर रहा हूँ ये मैं, काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा वो दिमाग हिल चुका है टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉन्गर, अगर टाइम जो है वो लॉन्गर से बड़ा हुआ, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो किस वाले ब्लॉक पे जाएगा, वो जाएगा, एक मिनट, इरेजर 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 कहाँ पे है,
हाँ, अगर उसको टाइम लॉन्गर लग रहा है, यानी कि टाइम इज़ ग्रेटर देन लॉन्गर, तो वो कौन से ब्लॉक पे जाएगा? ये लेफ्ट वाले ब्लॉक पे जाएगा। तो अब हमें लेफ्ट वाला ब्लॉक लिख देना चाहिए। लेफ्ट वाले ब्लॉक में क्या है कि टाइम तो हो गया, अब वो लॉन्गर वाले साइड में आ गया। अब वो क्या चेक करेगा? प्राइस चेक करेगा कि प्राइस ज़्यादा है कि नहीं है। प्राइस के लिए भी हमें पहले 2 इनपुट चाहिए होंगे, एक प्राइस चाहिए होगा और एक हायर वाला प्राइस चाहिए होगा। फिर से हम 2 इनपुट ले लेंगे, प्राइस इज़ इक्वल्स टू इंट इनपुट, यानी कि पहले अपना प्राइस डालो भाई कि तुम कितना प्राइस दे रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए मैं लिखूँगा एंटर प्राइस, ठीक है? और वो किससे कंपेयर करेगा? उसके बाद कंपेयर करने के लिए भी तो होना चाहिए कुछ कि ज़्यादा प्राइस है, कम प्राइस है, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो, प्राइस पे जैसे आया तो चेक करेगा लोअर प्राइस है फिर हायर प्राइस है, तो उसके पास कुछ होना तो चाहिए चेक करने के लिए। तो अगर मेरे को उसको एक नया वेरिएबल क्रिएट करके देना पड़ेगा कि हायर प्राइस है लोअर प्राइस है ना, तो मैं लिख दूंगा हायर हायर प्राइस, अगर हायर प्राइस है तो, ठीक है। हायर प्राइस के लिए भी मुझे चाहिए होगा इंट इनपुट, डिफाइन करो पहले कि आपके लिए हायर प्राइस क्या है, डिफाइन हायर, ठीक है। अब वो क्या करेगा? मुझे एक हायर प्राइस डिफाइन करेगा। उसके बाद क्या होगा? अब वो चेक करेगा कि ये जो प्राइस मुझे उसने दिया वो हायर प्राइस से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर वो हायर प्राइस से ज़्यादा हुआ तो वो क्या लेगा? वो ट्रेन ले लेगा, ठीक है। और अगर वो हायर प्राइस से कम हुआ, लोअर हुआ, तो वो क्या ले लेगा? कोच ले लेगा। ठीक, आई होप ये आप समझ चुके होंगे यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है। थोड़ा सा वो है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक बार आप इसको खुद टाइप करोगे ना खुद से, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ इफ प्राइस, प्राइस में पी कैपिटल नहीं लिखा मैंने, प्राइस ग्रेटर एन इक्वल टू हायर प्राइस, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो वो क्या लेगा? कोच ले लेगा, है ना। तो प्रिंट सी ओ सी ए सी एच को, ठीक है। अगर प्राइस, भाई यार ये क्या कर देता हूँ मैं, हाँ, अगर प्राइस हाइयर है तो वो क्या ले लेगा? कोच ले लेगा। और अगर प्राइस लोअर है, इसका मतलब एल्स, तो वो क्या लेगा? नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया। कोच हाइयर है तो वो ट्रेन लेगा, वो प्राइस हाइयर है तो क्या लेगा? वो ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन। यार क्या कर रहा हूँ मैं, टी आर ए आई एन, ट्रेन, ठीक है। और अगर क्या है मतलब नहीं है, प्राइस हाइयर नहीं है, तो वो क्या ले लेगा? प्रिंट को, ठीक है। चलो, तो ये मेरा लेफ्ट वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। कब लेफ्ट वाला ब्लॉक? अगर देखो ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हुआ है कि टाइम लॉन्गर है, अगर हम लॉन्गर टाइम को चूज कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें होंगी। फिर लॉन्गर टाइम में आया वो, फिर उसने प्राइस चेक किया, लोअर प्राइस है कि हायर प्राइस है। अगर हायर प्राइस है तो उसने ट्रेन ले लिया, लोअर प्राइस है तो उसने कोच ले लिया। अब अगर टाइम लॉन्गर नहीं था तो मैं कौन से इस कोड से बाहर आऊँगा? अगर ये इफ, अगर ये, अच्छा देखो, अगर टाइम लॉन्गर होता, ठीक है, तभी ये वाला कोड ब्लॉक होता। लेकिन अगर मान लो टाइम शॉर्टर है तो ये वाला कोड तो ब्लॉक, ये वाला कोड तो रन होगा ही नहीं। अब मुझे एक नया कोड लिखना पड़ेगा शॉर्टर के लिए, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा? राइट से स्टार्ट होगा। और वो किससे स्टार्ट होगा? एल से स्टार्ट होगा, एल, ठीक है। एल। अब फिर से चेक करेंगे, फिर से प्राइस चेक करेंगे, इस वाले में आए, अब देखो शॉर्टर वाले में आ गए अब, है ना। अब चेक करेंगे फिर से प्राइस कि हाइयर है कि लोअर है। हाइयर हुआ तो डे लाइट, डे टाइम फ्लाइट, और लोअर हुआ तो रेड आई फ्लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वापस फिर से प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था। तो मैं इसी को डिफाइन करके कॉपी कर लेता हूँ बार बार, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। पहले प्राइस को डिफाइन कर लेता हूँ कि प्राइस इंटर इक्वल टू इनपुट एंटर प्राइस, हायर प्राइस को भी चेक करेगा। अब
अगर प्राइस हायर हुआ, सेम कंडीशन, अगर प्राइस क्या हुआ, हायर हुआ, हायर प्राइस से भी ज़्यादा, ठीक है, बड़ा हुआ, तो क्या करेगा, इस वाले सेक्शन में आ जाएगा और क्या ले लेगा, डे टाइम फ्लाइट ले लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा, तो क्या ले लेगा, डे टाइम फ्लाइट लेगा, तो प्रिंट डे टाइम फ्लाइट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, हायर प्राइस नहीं हुआ, तो एल्स, एल्स, अरे यार कैप्स क्यों हो जाता है मेरा, एल्स। ठीक है, प्रिंट क्या, रेड आई फ्लाइट, रेड, देखो, और ये सब खत्म हो गया, अब लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में तो अराइविंग सिटी बी हो ही रहे हैं, सीधा सीधा लिख देंगे क्या, कि सिटी बी पे हम पहुंच गए हैं। प्रिंट आई सिटी बी। ठीक है, तो ये पूरा कोड देखो मैं लिख दिया, अब एक बार हमको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, टाइम लिया उसने, लॉन्गर लिया, इनपुट, दो चीज़ इनपुट लिया। अब उसने चेक किया कि टाइम, जो लॉन्गर वाले टाइम जो हमने डिफाइन किया, लॉन्गर क्या है, हर बंदे के लिए अलग अलग लॉन्गर डिफाइन होगा। किसी के लिए लॉन्गर जो 30 मिनट रखता है, किसी के लिए 40 मिनट हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो उससे ज़्यादा हुआ, तो वो क्या बोलेगा, फिर वो प्राइस चेक करेगा, फिर प्राइस में भी डिफाइन करेंगे कि उसको ज़्यादा पैसे देने, कम पैसे। अगर वो ज़्यादा पैसे देता है तो वो कोच ट्रेन ट्रेन में जाएगा, वरना वो कोच में जाएगा। ठीक है, फिर ये हाई वाला ब्लॉक खत्म, हाई टाइम वाला ब्लॉक खत्म है ना, लॉन्गर टाइम वाला। अब अगर शॉर्टर टाइम होता एल्स, तो फिर क्या होता, फिर वापस वो पूछता प्राइस, फिर हायर प्राइस, दो चीज़ें, फिर अगर हायर प्राइस देता तो डे टाइम फ्लाइट में आता, नहीं तो फिर वो रेड आई फ्लाइट में आता, और लास्ट में फिर अराइविंग सिटी बी हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कोड ऐसे काम करेगा। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लो मैंने एक टाइम डाल दिया, एंटर टाइम, मैंने बोला कि 40 मिनट में मुझे पहुँचना है। ठीक है, और बोला लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम क्या है, कि 60 मिनट है उसके लिए लॉन्गर टाइम। तो वो चेक करेगा क्या, कि लॉन्ग जो टाइम है वो लॉन्गर से बड़ा है। नहीं, टाइम लॉन्गर से बड़ा नहीं है, तो वो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा, वो किस वाले ब्लॉक पे आएगा, इस वाले ब्लॉक पे आ गया। उसने बोला कि प्रिंट एंटर प्राइस, मैंने प्राइस एंटर किया 100 रुपये। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, अब डिफाइन हायर प्राइस, हायर प्राइस डिफाइन को, मैंने बोला कि नहीं, हायर प्राइस 80 है। ठीक है, तो फिर वो वापस चेक करेगा क्या, कि हायर प्राइस प्राइस से बड़ा है, तो उसने देखा कि हाँ बड़ा है, तो उसने बोला कि ठीक है, तो डे टाइम फ्लाइट प्रिंट कर देता हूँ, उसने डे टाइम फ्लाइट प्रिंट कर दिया, और फिर लास्ट में अराइविंग भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा कोड काम करेगा, आप इसको लिखना और इसमें नए नए अलग अलग आउटपुट डाल के चेक करना, आपके पास अलग अलग हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज आती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। चलो, तो हमने ये प्रॉब्लम वन ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, और ये वाला भी कर लिया, तो चारों हमने कर लिए। इसी के साथ हमारा जो वीक टू है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर मैंने कोई कंसेप्ट इसमें मिस कर दिया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था तो मुझे इतना याद नहीं क्या क्या इसमें करने पड़ाया था, अगर कुछ मिस कर दिया होगा तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि मैंने सोच मिस किया, वैसे मैंने मिस तो नहीं किया, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट बात, अगर आपको हमारी मेम्बरशिप चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।